हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा 22। आज हम लोग एक ऐसे स्टेटमेंट या कहें तो एक ऐसे क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चाहे वो जुडिशियरी हो या फिर नॉर्मल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे, जिससे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और साथ साथ कि इसके अलावा कोई वीडियो देखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और एक सीरीज वीडियो चल रहा है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का प्रिलिमिनरी यानी सेक्शन 1 से लेके लास्ट तक हम लोग इसको कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट केस लॉज कवर करेंगे। तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ये है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं पर सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ऐसा क्यों? तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, देयर इज नो डाउट दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दिस स्टेटमेंट हैज बीन प्रोपगेटेड by Anson, who emphasizes that there is no contract without an agreement. Propagated मतलब प्रचार करना, फैलाना। तो इस स्टेटमेंट को एंसन ने बहुत प्रचार किया, फैलाया। और emphasizes मतलब बल देना, जोड़ दिया। ठीक है, कि there is no contract without an agreement, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना एग्रीमेंट के नहीं हो सकती है। ठीक है, तो पहले आंसर कैसे लिखना है कि देयर इज नो डाउट दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस स्टेटमेंट हैज बीन प्रोपगेटेड बाय एंसन, ठीक है, हु एम्फसाइजेस दैट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एन एग्रीमेंट। ठीक है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का यहां बात आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, उसके एग्जाम्पल से उसको समझेंगे। फिर एग्रीमेंट क्या होता है, उसका डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है, कहाँ डिफाइन किया हुआ है। तो चलिए डेफिनेशंस। ठीक है, आंसर लिखने का एक तरीका है कि इंट्रो के बाद हम लोग उसका जो भी कंटेंट है उसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन यानी इंटरप्रिटेशन क्लॉज में कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, ये सब के डेफिनेशंस आपको बता चुके हैं। तो एक बार फिर से यहाँ रिकॉल करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वैसा हर एक एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या नेसेसरी है? तो देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिएबिलिटी। ठीक है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल से समझते हैं। राम, ठीक है, ऑफर्ड टू सेल हिज लैपटॉप टू राधिका। राम ने ऑफर किया, ठीक है, यानी प्रपोजल दिया किसको? राधिका को, कि राम अपना लैपटॉप बेच रहा है फॉर ₹50,000, 50,000 में राम अपना लैपटॉप बेच रहा है। और ये ऑफर राधिका को दिया। राधिका एक्सेप्टेड द ऑफर। राधिका उसके राम के ऑफर को एक्सेप्ट करती है। सच एन एग्रीमेंट बिटवीन राम एंड राधिका इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, उस तरह के एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, बिकॉज इट क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि ये एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं। इन सच केस इफ राधिका रिफ्यूज टू पे 50,000 टू राम आफ्टर रिसीविंग द लैपटॉप फॉर हिम, राम कैन sue राधिका इन द कोर्ट। हाँ, अगर राधिका, ठीक है, लैपटॉप लेने के बाद राम को 50,000 देने से मना करती है तो राम राधिका के ऊपर कोर्ट में स्यू कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल से आपको कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत इजी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसको कवर करते हैं। अब हम लोग एग्रीमेंट्स पढ़ते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है, इसका डेफिनेशन कहाँ दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872,
एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है कि कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जो कि एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करे वो एग्रीमेंट है। ठीक है, कंसिडरेशन मतलब क्या हुआ, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, समथिंग फॉर समथिंग या समथिंग इन रिटर्न, तो वो कंसिडरेशन है। ठीक है, तो एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस विच क्रिएट्स या फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। और ये कहां पे डिफाइन है, तो सेक्शन 2E में डिफाइन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। तो एग्रीमेंट का क्या क्या इसेंशियल है, तो एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है तो फिर क्या बन जाता है, प्रपोजल बन जाता है। ठीक है, और प्रपोजल में जब कंसिडरेशन ऐड हो जाता है तो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। ठीक है, तो एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई भी एग्रीमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहता है तो उसके लिए लीगल ऑब्लिगेशंस होना चाहिए। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन मतलब कानूनी कार्य होना चाहिए। ठीक है, डोमेस्टिक नहीं होना चाहिए, रिलेटिव के बीच में नहीं होना चाहिए, रिलीजियस के बीच में नहीं होना चाहिए। तो इसको ब्रॉड सेंस में हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो एग्रीमेंट कैन बी सोशल ऑब्लिगेशन एंड लीगल ऑब्लिगेशन। तो एग्रीमेंट क्या होता है, सोशल ऑब्लिगेशंस भी हो सकते हैं और लीगल ऑब्लिगेशन भी होते हैं। ठीक है, सोशल ऑब्लिगेशन एन एग्रीमेंट गिविंग राइज टू सोशल ऑब्लिगेशन इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। जो सोशल हो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, राइज करे, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। सोशल ऑब्लिगेशंस जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1873 के अंदर कवर नहीं होते। लीगल ऑब्लिगेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर होते हैं। तो सोशल ऑब्लिगेशन क्या होता है, इसका एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एन एग्रीमेंट बिटवीन राम एंड कृति टू गो together to the cinema or for a walk or for a dinner is an agreement of social nature and not covered under Indian Contract Act 1872। सोशल ऑब्लिगेशंस मतलब क्या हुआ कि मान लो कि कोई व्यक्ति है राम, ठीक है, और उसने कृति को कहा कि हम दोनों साथ में फिल्म देखने जाएंगे, डिनर करेंगे, वॉक पे चलेंगे, लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। तो ये सब क्या हो गया, सोशल ऑब्लिगेशन हो गया। और ये कहाँ पे कवर नहीं होगा, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू ये कवर नहीं किया जाएगा। और क्या हो सकते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज ऑल्सो नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। कि कोई हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत कवर नहीं किया जाएगा। डोमेस्टिक एग्रीमेंट, घरेलू एग्रीमेंट को, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ के बीच के वाला वो चीज को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू कवर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब एक इंपॉर्टेंट केस लॉज के बारे में बात करते हैं, लीडिंग केस लॉ, बेंचमार्क केस लॉ के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको इस आंसर में, यानी ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो ये केस लॉ लिखना ही लिखना है। ठीक है, रामबान है ये, क्या है केस का नाम, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। ठीक है, अब सेम टाइटल तो या तो भाई बहन का हो सकता है या हस्बैंड वाइफ का, तो सही पकड़े हैं, यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ की बात हो रही है, मिसेस बेल्फर और मिस्टर बेल्फर। ठीक है, तो अब फैक्ट ऑफ द केस क्या था। ठीक है, तो क्या होता है कि मिस्टर बेल्फर एंड मिसेस बेल्फर दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं और दोनों सिलोन से होते हैं, श्रीलंका से। ठीक है, एंड वंस दे वेंट टू वेकेशन टू इंग्लैंड इन द ईयर ऑफ 1915, और वो लोग वेकेशन के लिए इंग्लैंड जाते हैं 1915 में। ठीक है, बट unfortunately during the course of vacation Mrs. Belfer fell ill, she was in urgent need of medical attention। ठीक है, तो हस्बैंड और वाइफ जो है सिलोन श्रीलंका पे बिलोंग करते हैं और उसके बाद फिर वो दोनों वेकेशन के लिए इंग्लैंड जाते हैं 1915 में। लेकिन क्या होता है कि ड्यूरिंग वेकेशन के दौर पे जो मिसेस बेल्फर होती है ना, उनको का तबीयत ठीक नहीं होने के कारण उनको मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो लेकिन जो क्या होता है कि जो मिस्टर बेल्फर होते हैं उनको अपना होम टाउन में यानी सिलोन श्रीलंका में उनको काम रहता है, तो वो दोनों एक एग्रीमेंट करते हैं।
ठीक है, ओरल एग्रीमेंट बेसिकली करते हैं कि जो मिस्टर बेल्फर है वो सिलोन वापस चल जाएंगे और उनकी वाइफ जब तक ठीक नहीं होती है, रिकवर नहीं करती है, वो तब तक इंग्लैंड में ही अपना इलाज करवाएगी। और वो लोग और डिसाइड करते हैं कि ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, जब तक वो यहाँ पे रहेंगी, यानी मिसेस बेल्फर इंग्लैंड में रहेंगी, तब तक उनका खर्चा, ठीक है, यानी मिस्टर बेल्फर जो है उनको 30 पाउंड एज ए मेंटेनेंस हर मंथ भेजा करेंगे, ठीक है, और जब तक वो घर वापस नहीं आ जाती है तब तक के लिए। बट हम लोग ऐसा कहावत सुने ही है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नेवर वर्क्स, ठीक है, तो बस वही काम यहाँ पे होता है, ठीक है। स्लोली ग्रेजुअली क्या होता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप में दूरियां आने लगती है, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि मिस्टर बेल्फर अब पेमेंट नहीं भेज रहे होते हैं मिसेस बेल्फर के लिए, जो मेंटेनेंस के लिए उनका बात हुआ था। तो क्या होता है, जो मिसेस बेल्फर होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो डिसाइड करती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराने के लिए वो कोर्ट की तरफ अपना रुख करेगी और मिस्टर बेल्फर पे केस करती है, ठीक है। अब उसका जजमेंट क्या आता है, तो मैंने पहले भी पढ़ाया, ठीक है, क्या पढ़ाया कि एग्रीमेंट या तो सोशल ऑब्लिगेशंस के जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एग्रीमेंट नहीं होंगे और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू कवर नहीं किए जाएंगे। कोर्ट यही बोलता है कि एज वी नो दैट डोमेस्टिक सोशल एग्रीमेंट में नॉट इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट जो है उसका इंटेंशन ये नहीं होता है कि एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट किया जाए, ठीक है। दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ एंड दस दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होते हैं इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। देन इट वॉज हेल्ड दैट, तो जजमेंट क्या आता है, इट वॉज हेल्ड दैट सिंस देयर इज अ नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, ठीक है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इस केस में कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू कवर्ड नहीं होगा, ठीक है। इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब इसको एक एग्जाम्पल से और समझते, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। राम जो है साक्षी को इनवाइट करता है डिनर पे अपने घर पे, ठीक है। साक्षी उसका इनविटेशन एक्सेप्ट करती है कि हाँ मैं आ जाऊंगी डिनर के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का प्योरली सोशल एग्रीमेंट था। यहाँ पे अगर साक्षी फेल कर गई अराइव करने के लिए डिनर पे, ठीक है, साक्षी अगर नहीं आती है डिनर के लिए या राम जो है उसको बुला के कहीं चला जाता है या उसको कुछ काम आता है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पार्टी जो है एक दूसरे पे सूट नहीं फाइल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का दोनों का पर्पस ही नहीं था, ठीक है। दोनों को बस मिलना था, ठीक है। देयर वॉज नॉट इंटेंशन बिटवीन टू पार्टीज टू क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन। यहाँ पे दोनों का कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का कोई ये नहीं था। तो अगर ऐसा करता भी है कोई केस तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि एक सोशल ऑब्लिगेशन डोमेस्टिक एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू कवर नहीं हो सकता। इसीलिए दस कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए, यानी डोमेस्टिक या सोशल एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जो कि इन्फोर्स किया जा सके लॉ के द्वारा, वैसा एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब कंक्लूजन पे आते हैं। फ्रॉम द एबव it can be concluded that agreement can be various types such as social, legal and religious। जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि एग्रीमेंट जो है बहुत तरह के होते हैं, सोशल, लीगल, रिलीजियस, बट ऑल एग्रीमेंट्स डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और हम लोग ये भी जाने कि सारे एग्रीमेंट्स जो हम लोग बनाते हैं वो वैसा नहीं है कि एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट किया जाए। सो द एग्रीमेंट विच क्रिएट लीगल रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो वैसे एग्रीमेंट जो कि लीगल रिलेशनशिप्स को क्रिएट करें वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। सो वी कैन से दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स होते हैं बट सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट
नहीं होते हैं। तो ये रहा था पूरा आंसर। अगर इसके नोट्स चाहिए पीडीएफ में तो मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मुझे वहाँ टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको नोट्स पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक बात है इसमें कि अगर ये आंसर लिख रहे हैं तो इसमें डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो यही करूंगा कि डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझा सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट का वीडियो रहेगा, तो उसको भी ज़रूर से देख ले, ठीक है। तो अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।